हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर 21 ग्लोबलाइजेशन के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। आई होप स्टूडेंट्स आपने इससे पहले जितने भी लेसन्स के सॉल्यूशन वाले वीडियोस आए हैं उनको देखा और उसको पसंद किया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर कोई भी आपको उसमें चेंजेस चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हो। तो इस बार अब हम लोग इस वीडियो में 21 लेसन जो है ग्लोबलाइजेशन उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को देखेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स में ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैं दो डेफिनेशंस रखी हूँ, आपको जो बेटर लगे आप वो लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड बिकम क्लोजली कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज। यानी कि पूरे ही वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो जब आपस में ट्रेड करते हैं या फिर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं या फिर अपने कल्चर्स को एक्सचेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अदर वर्ड्स में the growing mutual ties between countries and the process of their integration is called globalization. Then second question पूछा है, the process of globalization is driven by the flow of these components. What are they? तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है वो फ्लो हो रहे होते हैं उस पूरे प्रोसेस में, तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो आप आंसर लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ड्रिवन बाय द फ्लो ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड मनी। यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर एक्सचेंज हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में तो उस प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? वाई डिड इट वॉन्ट टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन देयर फ्लो? तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट क्यों किया था, उसका रीज़न पूछ रहा है। सो इंडियन गवर्नमेंट restricted foreign trade and investments after the independence to protect local industries। जो भी लोकल इंडस्ट्रीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए थे एंड बाद में उन्होंने इसको रिमूव भी कर दिया। तो ये रिमूव किया टू एनकरेज कंपटीशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन गुड्स। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर पॉलिसीज़ हेल्प कंपनीज़? तो कंपनीज़ में अगर लेबर पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटीज़ वो रखते हैं तो उसका क्या फेवर होता है, उनको कंपनीज़ को क्या उससे फ़ायदा होता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर हो लेबर पॉलिसीज़ में तो इसके वजह से कंपनी जो है वो क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स हायर कर सकते हैं। यानी कि जब उनको ज़रूरत है तब वो न्यू वर्कर्स वहाँ पे हायर कर लें और परमानेंटली उन लोगों को बहुत सारे वर्कर्स नहीं रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझो कि किसी कंपनी के पास में भी बहुत सारा काम है तो उसको ज़्यादा लेबर्स चाहिए, तो वो टेम्परेरी फॉर्म में यहाँ पे वर्कर्स ले लेगा, क्योंकि कल को अगर उनके पास में ज़्यादा काम नहीं होगा तो इतने सारे वर्कर्स अगर वो परमानेंटली लिए होते तो उनको इनको पे तो करना ही पड़ेगा। तो टेम्परेरी वर्कर्स रख लेने से इनका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। और इंस्टेड ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ कंपनीज यूज़ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म जॉब्स। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा बेटर होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में वर्कर्स रख लें शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके बाद दिस इज़ कॉमन इन इंडस्ट्रीज़ लाइक गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड है ना वो क्विकली चेंज होता रहता है। और टेम्परेरी वर्कर्स रखेंगे तो ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अगर परमानेंट वर्कर्स हैं तो उनको इनको हेल्थ इंश्योरेंस भी देना पड़ता है, बहुत सारे दूसरे अलाउंसेस भी देने पड़ते हैं, तो इसके वजह से इनका पैसा बच जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ अनइक्वल इफेक्ट्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन का जो अफेक्ट है वो अनइक्वल है, कैसे? तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ अनइक्वल इफेक्ट्स बिकॉज इट बेनिफिट्स डिफरेंट ग्रुप्स इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट ग्रुप के लोगों को डिफरेंट तरीके से ये बेनिफिट्स देता है। फॉर एग्जांपल जो रिच कंज्यूमर्स हैं और जो बिग कंपनीज़ हैं उनके पास में ज़्यादा ऑप्शन है कि वो बेटर प्रोडक्ट सेल करें और बिगर मार्केट्स में सेल करें, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो इंडियन कंपनीज़ जो ग्रो हो रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ और प्रैक्टिसेस को यहाँ पे अडॉप्ट करके उनके लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनको इसके वजह से डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनको यहाँ पे कम्पीट करना पड़ता है लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, जिसके वजह से इनके स्मॉल बिजनेस जो हैं वो शट डाउन भी हो जाते हैं और इसके वजह से बहुत लोग को जॉब लॉस होता है और लो इनकम्स मिलते हैं। स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जैसे टॉयज़ एंड टेक्सटाइल्स के, तो वहाँ पे चीप फॉरेन गुड्स और जो है वो डोमिनेट होने लगते हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हेल्प द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? अब यहाँ पे इसके लिए मैं दो आंसर्स रखी हूँ, एक तो शॉर्ट में है और एक लॉन्ग में है, तो वही डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आपको जो बेटर लगे आप वो लिख सकते हो।
लिबरलाइजेशन जो है उसके वजह से फॉरेन कंपनीज़ के लिए इजी हो जाता है कि वो ट्रेड करे और इन्वेस्ट करे किसी भी कंट्री में, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बूस्ट होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन पे लिबरलाइजेशन का क्या अफेक्ट पड़ता है, तो ये अफेक्ट है, उसके वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बूस्ट हो जा रहा है। तो अब इसी को थोड़े लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मेक्स ग्लोबलाइजेशन ईजियर बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स को कम करके, जैसे कि टैक्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी टैक्स लगे थे या रेस्ट्रिक्शंस लगे थे वो हट जाएंगे, तो एक तरह से बैरियर जो है वो ख़त्म हुआ। देन इट अलाउज फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन कंट्री एंड सेट अप बिजनेसेस इंक्रीजिंग कंपटीशन। फॉरेन कंपनीज क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जा करके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो ज़्यादा ही गुड्स और सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, और इसके वजह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कंपनीज़ को, ताकि वो ग्लोबली एक्सपैंड हो पाए, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो पाए और लो प्राइजेस में कंज्यूमर्स को वो चीज़ मिल पाए। हाउएवर इट कैन ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन लोकल बिजनेसेस, क्योंकि जो बाहर से लोग आकर के अगर बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स कि जो वहाँ के लोकल बिजनेस हैं उनको तो इन कंपनीज़ के साथ में ज़्यादा कम्पीट करना पड़ेगा, और जिसके वजह से इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं यहाँ पे। देन आपसे सेवन्थ क्वेश्चन पूछा है, ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ये आपको स्टेटमेंट दे दिया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू होता रहेगा। तो इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी इन 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आज से लेकर के 20 ईयर्स के बाद ग्लोबलाइजेशन के कंटिन्यू रहने के वजह से वर्ल्ड में क्या चेंजेस आएगा, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करने के लिए। तो इन 20 ईयर्स ग्लोबलाइजेशन कुड मेक द वर्ल्ड इवन मोर कनेक्टेड। ग्लोबलाइजेशन से तो ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ हैं वो कनेक्ट हो रहे थे, तो अगर 20 ईयर्स तक ग्लोबलाइजेशन बना रहेगा तो ये और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी विल लाइकली बी फास्टर एंड मोर एडवांस्ड, अलोइंग फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा, और ज़्यादा फास्ट और एडवांस हो जाएगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और ट्रेड जो है वो इंस्टेंट हो जाएगा। कंट्रीज़ विल शेयर मोर गुड्स सर्विसेज एंड कल्चर्स। तो कंट्रीज़ जो है इन सब चीज़ों को ज़्यादा शेयर कर पाएंगे। एंड बिजनेसेस विल बिकम मोर ग्लोबल विद कंपनीज ऑपरेटिंग अक्रॉस मैनी कंट्रीज़, क्योंकि कंपनीज़ जो है वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से साथ में ऑपरेट कर रही हैं, तो जिसके वजह से जो बिज़नेस है वो और ज़्यादा ग्लोबल हो जाएगा। एंड पीपल मे हैव मोर एक्सेस टू जॉब्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पूरे ही वर्ल्ड में लोगों को जॉब्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलने लगेंगे, जिसके वजह से अब, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं रहता है ना, अगर कोई भी चीज़ आ रहा है तो अपने साथ में कुछ वो नेगेटिव पॉइंट्स भी लेकर के आएगा। तो चेंजेस लाइक जॉब कंपटीशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज और सोशल इनइक्वालिटी में इंक्रीज एज इकोनॉमीज बिकम मोर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटिटिव। जो भी सारी इकोनॉमीज़ हैं थ्रू आउट ग्लोबली आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं और कंपटीशन भी बढ़ जाता है, इसके वजह से कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन सपोज यू आर हियरिंग टू पीपल डिबेटिंग द मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दो लोग हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स को यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। तो एक का कहना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के डेवलपमेंट में, वहीं पे दूसरे का कहना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका क्या रेस्पॉन्स है इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर? सो ये आंसर मेरे थॉट के अकॉर्डिंग है। अगर आपका कुछ और थॉट होगा तो आप उसके बेसिस पे भी लिख सकते हो। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, डिबेटिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, वो इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। बट इफ़ आपको लगता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट्स में लिखिए, अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव पे लिखिए ना। अगर दोनों हैं तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है इसका, इट हैज़ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू बेटर प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली फॉर स्किल्ड वर्कर्स। जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको बेटर प्रोडक्ट्स मिलता है, टेक्नोलॉजी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके लिए वो बढ़ जाता है। नाउ इट हेल्प्स बिजनेस ग्रो एंड एनकरेज इनोवेशन। बिजनेसेस क्या होते हैं, इससे ग्रो होते हैं और इनोवेशन भी बढ़ता है ना। वहीं पे अगर मैं नेगेटिव साइड में जाऊँ तो इट हर्ट्स स्मॉल प्रोड्यूसर्स, क्रिएट्स जॉब इनसिक्योरिटी एंड इंक्रीजेस इनइक्वालिटी। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए तो ये ओवरऑल नेगेटिव ही जा रहा था। तो जॉब का इनसिक्योरिटी हो जाता है लोगों में और इनइक्वालिटी बढ़ता है। वाइल कंज्यूमर बेनिफिट्स फ्रॉम चीपर गुड्स, मेनी वर्कर्स स्पेशली इन स्मॉल इंडस्ट्रीज लूज जॉब ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को उनके साथ में यहाँ पे compete करना पड़ता है, और ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को जहाँ पे चीपर गुड्स मिलेंगे वहीं पे ही वो जाएंगे ना। तो इसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भले ही वर्कर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे थे वो सारे वर्कर्स अपनी जॉब लूज़ कर देते हैं। देन नाइन्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड एग्जांपल्स। तो
इंडिया में किस तरीके से इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं उसको आपको डेटा के हेल्प से और एग्जांपल्स के हेल्प से एक्सप्लेन करना है। नाउ इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज़ ग्रोन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सिंपल रीज़न है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंक्रीज़ हुआ है। तो 10% जो है यहाँ पे वो रिच लोग हैं और बाकी के 90% लोग जो हैं वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कॉमन पीपल हैं। तो ये जो 10% रिच लोग हैं वो यहाँ पे पूरी कंट्री का अबाउट 75% वेल्थ जो है वो इनके पास है। और वहीं पे ये जो 90% लोग बचते हैं इनके पास पूरे कंट्री का सिर्फ 25% जो वेल्थ है वो बचता है। नाउ वेल्थ इज़ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ बिग कंपनीज एंड रिच कंज्यूमर्स। यहाँ पे जिनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेनिफिट हो रहा था यानी कि जो बिग कंपनीज और रिच कंज्यूमर्स थे, यही 10% लोग इनके पास में सारा पैसा है, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको ये इंजॉय करते हैं। वहीं पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स होते हैं वो compete कर रहे होते हैं लगातार मल्टीनेशनल कंपनीज से और स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने लाइफ में। स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे कि टॉय और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग का जॉब लूज होता है। जो रिच है वो कंटिन्यूसली और ज़्यादा रिच होते जाते हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरे लोगों को लोअर वेजेस पे काम करना पड़ता है, लिमिटेड जॉब ऑप्शंस रहते हैं और जॉब जो है वो इनसिक्योर भी रहता है। देन आपका 10th क्वेश्चन पूछा है, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड आर इन्वायरमेंट, डिस्कस इन क्लास। तो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करता है उसको डिस्कस करने के लिए। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका अफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ रहा है। अब कैसे पड़ रहा है, तो वो पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है और जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजम्पशन भी वो इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ग्रो होने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट्स को राइज करने के लिए ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाने पड़ते हैं और जितने ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वो लगाएंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पे। साथ ही में व्हीकल्स भी तो चलेंगे, तो जितने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल जो सिटी है लाइक दिल्ली, तो वहाँ पे शार्प राइज इन एयर पोल्यूशन इज़ ड्यू टू द इंक्रीज व्हीकल्स। ना ग्लोबल ट्रेड जो है उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होता है, फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिप्लीट हो रहे हैं। ग्रोइंग डिमांड के साथ साथ वो इतना ज़्यादा ग्रो तो नहीं हो सकते ना, आप कंटिन्यूसली कट कर रहे हो। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये तो नहीं होता है कि हाँ आपने प्लांट अगर कट किया तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। उनका जो रिन्यू होने का जो टाइम है उससे ज़्यादा फास्टली आप उनको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तब यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जिनको इंडस्ट्रियलाइज होना है, वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है उनकी वजह से डिग्रेड होता ही है, जो कि एक सीरियस इशू है, जिसकी वजह से क्लाइमेट, हेल्थ और ओवरऑल जो लाइफ का क्वालिटी है वर्ल्ड वाइड वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। देन 11th क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव टू वर्क इन अ कॉल सेंटर दैट सर्विसेज अ ब्रिटिश कंपनी, व्हाट एबिलिटी शुड यू हैव। तो आपको किसी ब्रिटिश कंपनी के कॉल सेंटर में अगर काम करना है तो उसके लिए आपके पास क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको ब्रिटिश इंग्लिश तो आनी चाहिए, तो गुड इंग्लिश होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको उनके कल्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, आप जिस भी कंपनी के लिए जॉब करने जा रहे हो उस कंपनी के जो भी सर्विसेज हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना पड़ेगा। देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट MNC कंसिडर्स बिफोर सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इन एनी कंट्री। तो किसी भी कंट्री में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो क्या सारे यहाँ पे बोल सकते हो चीज़ों को, फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं इससे पहले कि वो वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ अपने वो सेटअप करें। तो बिफोर सेटिंग अप इन अ कंट्री, MNCs लुक फॉर चीप लेबर, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये 3 चीज़ वो ज़रूर देखते हैं। नाउ ये तो शॉर्ट में हो गया आंसर। इसी को अगर आपको डिटेल में लिखना होगा तो फॉलोइंग पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। कि मिस टाइप हो गया है, यहाँ से आर ही हटा देना, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स डायरेक्टली लिखना। तो उसमें आप लिखोगे फर्स्ट थिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए MNC के पास में, तो ताकि वो लोग ईजिली वहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ। देन चीप लेबर अवेलेबल होंगे तो उनको कम वेजेस पे उनको वो यूज़ कर सकते हैं। और वही चीप लेबर अगर स्किल्ड भी होंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा ना। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट अगर वहाँ पे लो टैक्स लेती है और बिज़नेस फ्रेंडली अगर रेगुलेशंस हैं उनके, तो इनका ग्रोथ होना वहाँ पे ईज़ी हो जाएगा। देन मार्केट साइज़, तो अगर लार्ज कंज्यूमर्स हैं तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट का जो सेलिंग है वो वहाँ पे बढ़ जाएगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, पावर सप्लाई अच्छा है, तो इन सब के वजह से इनकी जो कंट्री है वो स्मूथली वहाँ पे रन होगी। नाउ 13th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड्स MNCs यूज़। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन से डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ करती हैं। तो शॉर्ट में अगर लिखना हो तो MNCs ईदर प्रोड्यूस गुड्स देमसेल्व्स और बाई फ्रॉम लोकल प्रोड्यूसर्स और आउटसोर्स वर्क
टू अदर कंपनीज। 3 तरीका होता है, या तो वो खुद से गुड्स बनाएंगी, या फिर लोकल प्रोड्यूसर्स से वो गुड्स परचेज करेंगी, या फिर अपना जो वर्क है वो दूसरे कंपनीज को दे देंगी। तो ये 3 तरीका उनके पास होता है ना। उसी को अगर आपको डिटेल में लिखना होगा तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड्स। फर्स्ट हो गया डायरेक्ट प्रोडक्शन, यानी कि खुद बनाए वो अपनी फैक्ट्रीज में, अपने खुद से वो प्रोड्यूस करे गुड्स। सेकेंड आउटसोर्सिंग, यानी कि वो लोकल कंपनीज को हायर करे ताकि वो गुड्स बना करके इनको सप्लाई करेंगे। देन कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि क्या करेगी वो दूसरे कंट्रीज या फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट देगी, अपने ब्रांड की चीज़ें वो लोग प्रोड्यूस करके दें। देन जॉइंट वेंचर्स, यानी कि एमएनसी जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं लोकल कंपनीज के साथ, ये रिसोर्सेज दें और उनका अपना रिसोर्स और नॉलेज उनको दे ताकि वो वहाँ पे प्रोडक्शन करके दे। एंड देन लाइसेंसिंग, मतलब कि लोकल कंपनीज को वो अपना प्रोडक्ट्स जो है वो सेल और प्रोड्यूस करने का ऑप्शन दे देती हैं। तो नाम इनका होता है और काम वो करते हैं। देन व्हाट आर द मेजर चेंजेस द इंडियन गवर्नमेंट मेड इन 1991 इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के डायरेक्शन में 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सारे मेजर चेंजेस किए। तो फॉलोइंग चेंजेस हुए थे वहाँ पे। फर्स्ट आप लिखोगे रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में लगाए हुए जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव किया गया। देन जो फॉरेन कंपनीज थे उनको इनवाइट किए ताकि वो यहाँ पे आए, और उसके बाद उनको एनकरेज किए कि वो अपनी कंपनीज यहाँ पे सेटअप करे। देन जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनको फ्रीडम दिया गया कि जो भी प्रोड्यूस करना है उनको उसका डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल यहाँ पे रिड्यूस कर दी। जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको परमिशन दिया गया कि वो अपनी कंपनीज़ को इंडिया में इस्टेब्लिश करें, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। 15th क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डू स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैव टू फेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फेस करने पड़ते हैं। तो फॉलोइंग चैलेंजेस है। फर्स्ट है कंपटीशन। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कम्पीट करना पड़ता है लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ में। उसके बाद में अब ये कंपटीशन के लिए ऑब्वियसली उनको जो अपने सारे प्रोडक्ट्स थे उनको थोड़ा चीप रखना पड़ेगा और उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। देन लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं होता है, तो कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ क्या है, इनके पास रिसोर्सेज का कमी है। देन रिड्यूस्ड मार्केट शेयर, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं मार्केट में, जिसके वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास में बहुत कम कस्टमर होते हैं। देन लो प्राइस, यानी कि जो स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास में प्रेशर होता है कि वो अपना प्राइस जो है वो कम रखें ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ वो कम्पीट कर पाएँ। देन जॉब लॉसेस, मतलब कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो शट डाउन हो जाते हैं, जिसके वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। देन सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लाइफ को ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स बाय क्रिएटिंग जॉब इनसिक्योरिटी। आपको बार बार यही सारे रीजंस मिल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मतलब अभी तक आंसर याद भी हो जा रहा होगा कि जॉब इनसिक्योरिटी हो जाता है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको ना। बहुत सारी कंपनीज जो है वो टेम्परेरी वर्कर्स को हायर कर लेते हैं ताकि इनका कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कम हो जाए, जिसके वजह से जो वर्कर्स हैं जो उनके पास में अनस्टेबल जॉब होगा क्योंकि टेम्परेरी फॉर्म में उनको हायर किया गया है। और इंडस्ट्रीज़ कभी कभी अपने जो प्रोडक्शन है वो दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकती है चीपर लेबर कॉस्ट के लिए, जिसकी वजह से लेबर जो है वो अपने जॉब्स यहाँ पे लूज़ कर देते हैं ना। सम वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि बेटर वेजेस भी मिल रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, लेकिन वहीं पे दूसरों को तो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ना। जैसे इसी का जस्ट अपोजिट, लेस पेमेंट मिलेगा, लॉन्ग वर्किंग आवर मिलेगा और जॉब भी इनसिक्योर रहेगा। ओवरऑल कंपटीशन और कॉस्ट कटिंग तो होता है कंपनीज़ का, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो लाइफ है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्पेशली स्मॉल और लोकल इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए। देन 17th क्वेश्चन है व्हाई डू एमएनसीज सेटअप जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्यों सेटअप करते हैं एमएनसी। तो एमएनसी सेटअप जॉइंट वेंचर्स टू कोलैबोरेट विद लोकल कंपनीज कंबाइनिंग देयर रिसोर्सेज नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर्स सेटअप करते हैं ताकि वो लोकल कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट कर पाए, ताकि इन दोनों के रिसोर्सेज और नॉलेज और टेक्नोलॉजी आपस में जो है वो कंबाइन हो जाए। इसके वजह से क्या हेल्प मिलेगा इन लोग को, न्यू मार्केट में इन लोग एंटर कर पाएंगे बहुत ज़्यादा आसानी से, और लोकल कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है उनको ये समझ पाएंगे, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा कि उनको मल्टीनेशनल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ में जुड़ने का मौका मिला। जॉइंट वेंचर्स का एक और यहाँ पे रोल ये हो जाता है कि एमएनसी को ओवरऑल लीगल और रेगुलेटरी बैरियर्स जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के वो सारे
यहाँ पे लोकल बिजनेसेस के साथ में पेरेंट पार्टनरिंग कर लेने से वो स्टैब्लिश हो जाता है और ये पार्टनरशिप जो है वो इजी कर देता है दोनों ही कंपनीज़ के लिए कि वो ग्रो कर पाएँ और सक्सीड हो पाएँ इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। देन 18th जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको दोनों को मैच करना है। तो जैसा भी है इसमें ओवरऑल मैं यहाँ पे मैच करके ऑलरेडी इसको रखी थी, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। फर्स्ट के लिए आपका बी दिख रहा है, 2 के लिए ई, 3 डी, 4 सी एंड 5 ए। तो यहाँ से आप मैच कर लेना। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन के सारे ही क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं।